हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री ज्ञान में। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट में अपन ने पढ़ा था अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की कोटि के बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, और उन क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में। उस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको अभिक्रिया वेग का समीकरण तो लिखना बताया था, लेकिन उसमें दो क्वेश्चन दिए थे, वो आपको करने के लिए दिए थे। और उसमें मैंने पहला क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था एक बार बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ। अगर किसी का गलत हो तो उसका सॉल्यूशन बता देंगे, बाद में पूछ लेना, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बोलते हैं कि सर अगर मानो कोई अभिक्रिया वो ए के प्रति तो प्रथम कोटि है, बी के प्रति द्वितीय कोटि है, तो इसके लिए सबसे पहले तो अपन ने इसका वेग समीकरण लिखा। सेकेंड अपन ने क्या बोला कि सर अगर बी की सांद्रता को 3 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया के वेग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अपन ने क्या बोला था कि सर जब अगर बी की सांद्रता को 3 गुना कर देते तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार से अगर बी और ए, या अपन बोल सकते हैं ए और बी, अगर दोनों की सांद्रता को अपन दुगुना कर दें, अगर 2 गुनी कर दे दोनों की सांद्रता को, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन बोलते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो क्या होता है, 8 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो, अभी जैसे कई बच्चे तो खुश हो रखे हैं कि सर अभी थोड़े हमारी बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गई है, 10th की और 12th की फ्री माइंड हो गए। तो इस चीज से थोड़ा सा निकलो, थोड़ा कंपटीशन की ओर जाने की कोशिश करो अब ना, क्योंकि अब आपको पता कि अपनी बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल हो चुकी है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि एक बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने के बाद में सब कुछ फिनिश, आगे कुछ करना ही नहीं है, हमें आगे भी कुछ कैरियर बनाना है अपना। तो उसके लिए अब आप कोई कंपटीशन एग्जाम जिसमें भी आप जाना चाहते हो उसकी तैयारी में लग जाओ। और बोर्ड एग्जाम, कई बच्चों का क्वेश्चन आया था कि सर अब बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से हमारा रिजल्ट आएगा। तो कई क्राइटेरिया है, कई तरह के उसके अंदर लगा सकते हैं अपने अपने जो नियम के अकॉर्डिंग। वैसे अगर नॉर्मल लगाना चाहें, जैसे सीबीएसई की बात करें, तो सीबीएसई के अगर फॉलो करती है आरबीएसई, अपना राजस्थान बोर्ड अगर सीबीएसई को फॉलो करता है तो क्राइटेरिया इस प्रकार से देगा। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा एक बार, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मानो अपने 10th का रिजल्ट देना है, और 10th का रिजल्ट देना है तो उसमें 3 क्राइटेरिया बनाता है वो। सर 8th का रिजल्ट देखेगा आपका, 9th का देखेगा, और 10th के अंदर आपका जो इंटरनल मार्किंग होती है, यानी स्कूल के अंदर जो मार्किंग होती है वो देखता है। इसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा कि सर हर एक स्कूल पे, या अपने इस गांव में एक गांव ले लो, एक कस्बा ले लो, उसके अंदर स्कूल के अंदर कुछ कमेटी बना देगा कि हाँ 2 सरकारी टीचर हैं, 2 अपनी स्कूल के टीचर हो जाते हैं, जो भी स्कूल है उसके टीचर हो जाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट दिया जाएगा। ये था सीबीएसई का। तो उसके अंदर क्या था कि 8th का तो उन्होंने बताया कि सर 50% लो, इसका 30% और इसका 20%, इस प्रकार से इन्होंने अपना क्राइटेरिया बताया। इसी प्रकार से अगर अपन 12th के रिजल्ट की बात करें तो 12th का भी कुछ इस प्रकार से देगा, अपना 10th का देखेगा, 12th का 11th का रिजल्ट देखेंगे और 12th का रिजल्ट देखेंगे। 12th में भी वही इंटरनल मार्किंग वाला, क्या इसका भी 50% रहेगा, ये 30% और ये 20%। इस प्रकार आपको प्रमोट किया जा सकता है। अगर सीबीएसई के अकॉर्डिंग करे, अगर आरबीएसई भी इस चीज को माने, तो इस प्रकार से आपको प्रमोट किया जा सकता है। हो सकता है आपको ऐसे मार्किंग इसके अकॉर्डिंग मिल जाए। तो ये था आपका प्रमोट का सिस्टम कि किस प्रकार से हो। लेकिन अभी अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, पढ़ाई तैयारी करो अच्छे कंपटीशन एग्जाम की, और उसमें जुड़ जाओ अब, है ना। अब अपन बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अभिक्रिया की अणुसंख्यता या अभिक्रिया की आणविकता। तो क्या होती है देखना, क्या पढ़ रहे हैं अपन आज, अभिक्रिया की अणुसंख्यता या अभिक्रिया की आणविकता। सबसे पहले तो ये जानो होती क्या है ये अणुसंख्यता, मतलब क्या होता है इस अणुसंख्यता। तो ध्यान देना, हमारे पास में कोई भी एक रिएक्शन है जो चेंज हो रही है किसमें, प्रोडक्ट में। तो अपन क्या बोलते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की अणुसंख्यता से क्या तात्पर्य निकालते हो। तो आप क्या बोलोगे कि सर अणुसंख्यता का अर्थ होता है
कि उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं व आयनों व परमाणु, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं क्रियाकारक अणुओं, आयनों व परमाणुओं की संख्या से। अब संख्या भी कौन सी, जो किसको प्रदर्शित करती है, उसकी स्टोइकियोमेट्री को दर्शाती है या स्टोइकियोमेट्री को प्रदर्शित करती है। वो क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता या अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उसकी अणुसंख्यता का तात्पर्य होता है कि अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं, परमाणुओं व आयनों की संख्या से है, आयनों की संख्या से है, जो किसको दर्शाती है, स्टोइकियोमेट्री को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, स्टोइकियोमेट्री को प्रदर्शित करती है, स्टोइकियोमेट्री को दर्शाती है। क्या कहलाती है, अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें बेटा जी, तो अपन क्या बोल सकते हैं, अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो मैं ये आपको बोलूं, ये ए है, ये चेंज हो रहा है उत्पाद में, तो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं, यहां पे अपन बोलते हैं क्रियाकारक अणुओं, परमाणुओं, आयनों की संख्या। यहां पे इसकी संख्या कितनी है, एक, तो आप क्या बोल सकते हो, अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी, एक। अभिक्रिया की अणुसंख्यता बराबर कितनी, एक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक अणुक अभिक्रिया, या आप इसको सीधा लिख दो एकाणुक, ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें, मैं आपको ऐसे बोल दूं 2A कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, उत्पाद में चेंज हो रहा है, तो यहां पे अभिक्रिया की अणुसंख्यता क्या होगी बताइए, तो आपके पास सिंपल सा आंसर होना चाहिए, क्या होगी, 2, जिसको आप क्या बोलोगे, द्विअणुक, ठीक है। अगर मैं आपको ये एग्जांपल ऐसे दे देता, A प्लस बी चेंज हो रहा है किसमें, उत्पाद में, तो यहां पे भी अणुसंख्यता कितनी होगी, अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी, आप बोलोगे सर 2, क्योंकि सर एक किसका, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टोइकियोमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्टोइकियोमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, द्विअणुक, क्या होगी, द्विअणुक, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, सर ये हमारे पास 3A जो किस में चेंज हो रहा है, उत्पाद में चेंज हो रहा है, तो यहां पे इसकी अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी, यहां पे हमारे पास इसकी अणुसंख्यता हो जाएगी 3, जिसको अपन क्या बोलेंगे, त्रिअणुक, क्या बोल देंगे, त्रिअणुक। इसी प्रकार से आपको एक एग्जांपल मैं ऐसे दे दूं, सर 2A प्लस बी है, जो किस में चेंज हो रहा है, उत्पाद में चेंज हो रहा है, यहां पे इसकी अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी, तो आप सिंपल सा काम करोगे, क्या 2 और 1 कितने, 3, तो ये भी कितनी हो गई, त्रिअणुक। इसी प्रकार से बेटा जी अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है क्या, कि सर मैं अगर ऐसे दे दूं आपको एग्जांपल, A प्लस बी प्लस सी जो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, और यहां पे अपन इसकी अणुसंख्यता की बात करते हैं या अभिक्रिया की आणविकता की बात करते हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं, 3 होगी, जिसके लिए अपन क्या बोलेंगे, त्रिअणुक, ठीक है। तो मैंने आपको परिभाषा के अकॉर्डिंग इसके एग्जांपल्स बताए, क्या बताए कि सर कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के अंदर उसकी अणुसंख्यता क्या होती है, कि क्रियाकारक अणुओं, परमाणुओं, आयनों व की संख्या क्या कहलाती है, अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है, जो किसको रिप्रेजेंट करती है, उसकी स्टोइकियोमेट्री को दर्शाई जाती है। जैसे इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, एक अणु, इसकी 2 है, द्विअणुक, इसकी 1 और 1 कितनी, 2, द्विअणुक, इसकी कितनी है, 3, त्रिअणुक, 2 और 1 3, त्रिअणुक, 1 1 1, टोटल कितनी, 3, तो ये भी क्या हो गई, त्रिअणुक। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि सर ये अभिक्रिया की कुछ अणुसंख्यता की बात हुई है, नॉर्मल सी बात हुई है ये। अब मैं आपसे इसके कुछ पॉइंट और बताता हूं, ध्यान देना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने याद करो, अपन
पढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि, तो उसमें बोलते हैं कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि होती है। लेकिन यहां पे अपन पढ़ रहे हैं क्या, अणुसंख्यता। तो अपन बोलते हैं कि सर अभिक्रिया की या किसी भी अभिक्रिया की अणुसंख्यता होती है वह उसकी सैद्धांतिक राशि होती है। कैसी राशि होती है, सैद्धांतिक राशि होती है। दूसरी अगर अपन बात करें कि नेक्स्ट अगर अपन बोलें कि सर ये अभिक्रिया की बात करते हैं, तो अपन ये बोलते हैं कि अभिक्रिया की कोटि होती है। देखो ध्यान देना, अभिक्रिया की कोटि होती है वो हमेशा क्या हो सकती है, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है भिन्न में, लेकिन जो अणुसंख्यता होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। पहला पॉइंट तो ये क्या होती है, धनात्मक होती है। दूसरा पूर्णांक में होती है। अब आप सब बोलोगे सर क्यों, कैसे, ऐसे कैसे बोल दिया आपने, तो इसका जवाब सुनना बेटा। एक सिंपल सी बात बोलूं मैं आपको कि आप मुझे ये बोलो -2a ले लिया मैंने उत्पाद, ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते। मैं आपको बोलूं 3/2 ले लिया मैंने सोडियम मॉलिक्यूल, ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते। तो ये क्या होता है, एक अगर अपन इसको भिन्नांक के रूप में ले लिया अणुसंख्यता को, जैसे ये इसको मैं 3/2a कर देता, तो ये एक स्थायी प्रारूप नहीं होता है इसका। तो अपन बोलते हैं कि सर इसका जो मान होता है ना अभिक्रिया की अणुसंख्यता का, वो मान हमेशा धनात्मक होता है या धन पूर्णांक में होता है, इससे बोल सकते हो, या धनात्मक होता है पूर्णांक में होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन ये भी बोल सकते हैं बेटा जी क्या, कि इसका मान, किसका, अभिक्रिया की अणुसंख्यता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, कभी भी भिन्न के रूप में या भिन्नात्मक नहीं होता, कभी भी अनंत नहीं होता, और कभी भी काल्पनिक नहीं होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ना तो ऋणात्मक हो सकता है, भिन्न के रूप में भी नहीं हो सकता, अनंत भी नहीं हो सकता, काल्पनिक भी नहीं हो सकता। सर अनंत और काल्पनिक मतलब समझाइए इसका थोड़ा सा, तो ध्यान दो। अपन ये बोलते हैं कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता का मान अधिकतम से अधिकतम 3 हो सकता है। कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। क्यों हो सकता है 3, उसका रीजन सुनो। अपन ये बोलते हैं, अपने पहले वाली क्लास में भी देखा था क्या, कि सर अभिक्रिया की कोटि के अंदर मैक्सिमम 3 ही मॉलिक्यूल भाग ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अलावा ज्यादा अगर आ जाएंगे तो उनके बीच में प्रभावी टक्कर नहीं हो पाएगी, और प्रभावी टक्कर नहीं होने के कारण क्या होगा कि उनके ज्यादा मॉलिक्यूल भाग नहीं ले सकते। इसी प्रकार से यही सेम रीजन इसमें है कि इसकी अधिकतम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। क्या बोलोगे कि अगर 3 हो सकती है ना, क्यों हो सकती है, क्योंकि सर अगर अपन ज्यादा मॉलिक्यूल ले लेंगे तो उनके बीच प्रभावी टक्कर नहीं हो पाती। समझे इस बात को। नेक्स्ट अगर अपन इसके पॉइंट की बात करें तो अपन ये बोल सकते हैं कि सर अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता होती है, इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता केवल और केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पे लगती है। किस पे लगती है, प्राथमिक अभिक्रियाओं पे। लेकिन अगर अपन जब कोटि की बात करते हैं, अभिक्रिया की कोटि की, तो कोटि किस पे लगती है, सर वो प्राथमिक अभिक्रियाओं पे भी लग सकती है, और सर वो जटिल अभिक्रियाओं पे भी लग सकती है। ये होती है बात किसकी, अभिक्रिया की अणुसंख्यता की और कोटि। ये बहुत अच्छा डिफरेंस भी होता है इनके बीच में कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता केवल और केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पे लगती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक व जटिल दोनों अभिक्रियाओं पे लगती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो आप बताइए, क्या हम अभिक्रिया की कोटि से अभिक्रिया के वेग का निर्धारण या अभिक्रिया की क्रिया विधि का निर्धारण कर सकते हैं, हाँ या ना? कैमरे के पीछे हो, बता सकते हो, खुद के मन में सोचो एक बार आंसर। कर सकते हैं सर, अभिक्रिया की कोटि से उसकी क्रिया विधि का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन सर इस अणुसंख्यता से अभिक्रिया की क्रिया विधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्रिया विधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो अपन ने सिंपल से पॉइंट पढ़े हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार इसको वापस 10 सेकंड में रिवाइज करवाता हूं, ज्यादा नहीं, ओनली 10 सेकंड। क्या अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहते हैं, किसी भी अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया की अणुसंख्यता से तात्पर्य होता है कि अभिक्रियाकारक अणुओं, परमाणु, आयनों की संख्या, टोटल क्रिया, जिससे क्या प्रदर्शित करते हैं स्टोइकियोमेट्री।
कुछ एग्जाम्पल किए थे। सैद्धांतिक राशि होती है, इसका मान धनात्मक पूर्णांक होता है, इसका मान होता है ऋणात्मक, भिन्न, अनंत व काल्पनिक नहीं होता, अधिकतम 3 हो सकता है। अनुसंख्यता प्राथमिक अभिक्रियाओं पे लगती है, एक क्रियाविधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अब अपन एक बात बोल सकते हैं, ध्यान देना क्या बात बोल रहा हूं, उसको एक बार गांठ बांध देना, दिमाग में फिट कर लो, आगे कॉन्सेप्ट के लिए आपके थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। ये क्या बोल रहा हूं, ध्यान दो कि सर हम अधिकतर अभिक्रियाओं के अंदर अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता होती है वही उसकी कोटि होती है, या अपन बोल सकते हैं कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है वही उसकी अणुसंख्यता होती है। लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रियाएं आ जाती है हमारे सामने कि उनके अंदर अभिक्रिया की कोटि कुछ अलग रहती है, अणुसंख्यता कुछ अलग रहती है। जैसे अगर अभिक्रिया की कोटि 1 है तो उसकी अणुसंख्यता भी 1 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, कदापि नहीं होता। समझना इस चीज को कैसे। अब देखो अपन कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं आपके सामने। सबसे पहले अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो देखना, अपन बोलते हैं कि सर जल की उपस्थिति में, क्या बोल रहा हूं, जल की उपस्थिति में H2, सूर्य की रोशनी में बोल सकते हो या H न्यू बोल सकते हो, सिंपल सा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, पहला एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं और उस एग्जाम्पल में अपना सबसे पहला आता है कि जल की सतह पर सूर्य की रोशनी, किसकी रोशनी है, केवल केवल सूर्य की रोशनी। तो सूर्य की रोशनी, जल की सतह पर सूर्य की रोशनी में H2 है Cl2 के मध्य अभिक्रिया, H2 एवं Cl2 के मध्य अभिक्रिया। समझना इसको मैं क्या बोल रहा हूं, हम ये बोल रहे हैं कि जल की सतह पर सूर्य की रोशनी में H2 व Cl2 के मध्य अभिक्रिया। बेटा इन तीन एग्जांपल करवाऊंगा, तीनों को कैसा हुआ उसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। आपकी बुक में नहीं है कि किस प्रकार से, उसका रीजन भी बताऊंगा, लेकिन आपकी बुक में चीज नहीं दे रखी है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करना, ऐसे नहीं कि सर हम तो रट लेंगे, रटना नहीं है। हमेशा बोलता हूं किसी चीज को रटना नहीं है। तो देखो अब अपन बात कर रहे हैं कि क्या कि सर H2 व Cl2 के मध्य अभिक्रिया, ये हमारे पास H2, ये हमारे पास Cl2, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, H कहां पे, जल की सतह पे। अरे किसकी सतह पे, जल की सतह पर अभिक्रिया हो रही है। तो क्या होगा बताओ, हमारे पास बनेगा 2 मोल ऑफ HCl। क्या बने, 2 मोल ऑफ HCl। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे यहां पर अभिक्रिया का वेग बताओ, अभिक्रिया वेग क्या होगा। तो आप सिंपल सर, सभी बच्चे देखेंगे हाँ अभिक्रिया वेग बताना, लो सर निकाल दिया, निकाल दिया सर, हमने निकाल दी। अब मैं बोलूंगा नहीं बेटा ये गलत है, सारा का सभी बच्चों का दिमाग घूम गया, इसे कैसे गलत कर दिया सर, आपने तो यही बताया था ऐसे निकालना है और आप ही बोल रहे हो गलत बता रहे हो। तो इसका थोड़ा सा एक अलग रीजन होता है, समझना इस चीज को, मैं समझाता हूं आपको। एक बार इसको आप ऐसे समझो कि ये आपने अभिक्रिया का वेग लिखा है, गलत है। अब मैं आपको ये बोलूं अभिक्रिया की कोटि क्या होगी यहां पे, सेकंड में आपको ये बोलता हूं अभिक्रिया की अणुसंख्यता क्या होगी। तो बताइए, अब आप बोलोगे सर अणुसंख्यता तो 2 हो गई, द्वितीय अणुक हो गया सर, लेकिन सर इसकी जो कोटि होती है वो शून्य होती है, 0 होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। अब कैसे होती है, क्यों होती है, वो सुनना, ध्यान देना। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो अभिक्रिया है जल की सतह पे हो रही है सूर्य की रोशनी में, और ये अभिक्रिया एक बंद पात्र में संपन्न करवाई जाती है। किस में संपन्न कराई जाती है, बंद पात्र में। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, H2 प्लस Cl2 चेंज हो रहा है किसमें, 2HCl में। किसकी उपस्थिति में हो रही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी सतह पे हो रही है, जल की सतह पे। ये क्या है इसके अंदर, जल। समझना इस चीज को।
अब देखो आप इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे, वो बड़ा मेन है। इस अभिक्रिया के अंदर जब H2 व Cl2, मतलब इस पात्र का एक एकांक आयतन है, इसके अंदर अपन ने जल लिया, जल के अंदर क्या कर रहे हैं, H2 व Cl2 की अभिक्रिया हो रही है, तो ये जो HCl बन रहा है वो किस में जाएगा, इस पानी में घुलेगा। और जैसे जैसे इस पानी में घुलता है वैसे वैसे इसका आयतन बढ़ता जाएगा। अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि सर जैसे जैसे, ध्यान देना कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे H2 व Cl2 के मॉलिक्यूल टूटते तो हैं, लेकिन ये इसमें घुलता जाता है, इसका आयतन बढ़ता जाता है। तो ये जितना टूटेगा H2 व Cl2, जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी दर्शाएंगे, जितनी जल्दी अभिक्रिया करेंगे, जितना जल्दी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, कौन, H2 व Cl2, उतना जल्दी ये HCl बनेगा और ये HCl उसके अंदर घुलेगा। तो जितना ये आयतन बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग तो ये बन रहे हैं, ये तो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो इनका जो आयतन में बढ़ोतरी हुआ है, इनके टूटने, ये एकांक समय में या एकांक आयतन में हो रहा है, उतनी उसी आयतन में हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और अपन ये बोलते हैं कि अभिक्रिया के वेग में, या अपन बोल सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में क्या होता है कि सर जो क्रियाकारक अणु होते हैं उनकी सांद्रता में परिवर्तन होना चाहिए, और यहाँ पे कोई परिवर्तन हो रहा है कि इनमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, और परिवर्तन नहीं हो रहा तो अपन ये बोलते हैं कि क्या होगा, ये इनका कोई प्रभाव ही नहीं रहता, इसका कोई रोल ही नहीं रहता अभिक्रिया की कोटि के अंदर। तो इस प्रकार से अपन इसको बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो अब यहाँ पे आप एक न लगाने की बजाय क्या लगाओगे, यहाँ पे 0 लगाओगे, ये बात बोलते हैं अपन। आइए बात समझ में, दोबारा सुन लो एक बार, कई बच्चे इसको डाउट रहेगा इसको, तो मैं पहले ही बता देता हूं। अपन ये बोल रहे हैं, देखो ध्यान दो, बंद पात्र के अंदर जल की सतह पे H2 व Cl2 की अभिक्रिया करवा रहे हैं, जो किसमें चेंज हो रहा है, HCl में। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब ये बताओ, ये H2 व Cl2 HCl बना रहा है, ये HCl इस पानी में घुलेगा, और पानी में घुलेगा तो इस पानी का आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, HCl जैसे जैसे घुलेगा तो पानी का आयतन बढ़ेगा। और ये जितना ज्यादा जल्दी घुलेगा, जितने जल्दी ये रिएक्शन करेंगे उतना जल्दी ये बन रहा है, उतना जल्दी ये घुलेगा, तो आयतन एक तरह से एक निश्चित रह रहा है। मतलब जितना आयतन बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये घट रहे हैं, मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, समय बढ़ता जाएगा, यानी समय के साथ साथ ऐसी अभिक्रिया हो रही है। तो इस वजह से इनकी सांद्रता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ही नहीं आता है, मतलब निश्चित वेग से रहता है, एक तरह से एक मतलब सतत रूप से, है ना। तो इस वजह से अपन बोलते हैं कि ये क्या होती है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो अपन ये बोलते हैं एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। और ये एस्टर तो अपन ने पहले ही पढ़ा था, कहां पढ़ा था, अभी याद आ जाएगा, अभी याद दिलाऊंगा मैं। दूसरा क्या बोल रहा हूं, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। तो अब सोचो, ध्यान दो, एस्टर है, ये हमारे पास है CH3, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्या है ये एस्टर, कौन सा एस्टर, नाम बताया था मैंने, याद तो, एथिल एथेनोएट। ये क्या है, एथिल समूह है, ये पूरा भाग इसके लिए क्या लगाया, मेथ एथ, और इसके आगे क्या लगा दिया, ओएट, तो एथिल एथेनोएट। अरे ये तो हो गया एथिल, ठीक है। बच्चा क्या, मेथ एथ, एथेन बोलते हो आप इसको, और ये किस क्या लगाते हो, ओएट, तो एथेनोएट, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओएट है ना, एथिल एथेनोएट, ठीक है। अब ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। तो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन यानी H2O, किसमें, अम्लीय माध्यम में, मतलब H+, अम्ल क्या होते हैं, H+ देते हैं, इसलिए हमने H+ लिखा, समझे। अब देखो यहां से अगर आप बॉन्ड तोड़ते हो तो क्या बना सर, ये बना हमारे पास H+, ये OH-, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और क्या बन जाता है C2H5OH, जिसको आप क्या लिख सकते हो, CH3CH2OH लिख सकते हो। अब आप अगर इस अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया का वेग लिखो,
क्या लिखूं, अभिक्रिया का वेग। तो क्या लिख सकते हो, के, इसको मैं ऐसे लिख दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 और H2, ये 1 ये 0। अब सर ये 0 क्यों लगा दिया, तो याद करो 11th क्लास का रासायनिक सामयिक केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, वहां पे अपन द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार लिक्विड की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाता है सर, अपन इसको इकाई मान के चलते हैं। अरे इसको क्या मानेंगे, 0। अरे इसका रीजन और दूसरा भी बताऊं, अभी आप समझो, इसका अपन दूसरा रीजन और बताता हूं, ध्यान दो, अगर ये नहीं है तो समझो इस चीज को। अपन ये बोलते हैं कि सर ये क्या हमारे पास एथिल एथिलेट, ये क्या है सर, अपन ये बोलते हैं कि सर इस अभिक्रिया के अंदर जो H2O होता है वो अधिक में होता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और ये होता है, ये सर लिमिट में होता है। क्या होता है, लिमिट में होता है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं आपको ये बोलूं कि इस अभिक्रिया के अंदर एस्टर उसके तो है 5 मोल और इस जल के मोलिक्यूल है 2 लाख, कितने हैं, 2 लाख, ठीक है। अब देखो जब सर एस्टर का 1 मोलिक्यूल जाता है तो जल का 1 मोलिक्यूल जाता है, एस्टर के 2 जाते हैं तो जल के भी 2 जाते हैं, इसके 3 तो इसके भी 3, 4 तो 4, 5 तो 5। अब इतने तो गए सर, लेकिन सर इसके तो पूरे खत्म हो गए एस्टर के तो, लेकिन इसके कितने बच गए सर, 1,95,995 बच गए, 1,99,995 बच गए। अरे बच गए कि नहीं बच गए, जब ये इतने बच गए मतलब इस पे तो ये निर्भर नहीं कर रहा, इस पे कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, क्योंकि सर इसकी तो मात्रा वैसे ही बहुत ज्यादा है। किस पे निर्भर कर रहा है, इस पे, कि सर अगर इसके पूरे मॉलिक्यूल अगर काम में आ गए, अगर इसके पूरे मॉलिक्यूल काम में आ गए तो क्या हो गया सर, ये जो रिएक्टेंट लेग थे उससे हमारे पास क्या बना सर, प्रोडक्ट बन गया। तो सबसे मेन क्या है ये, तो ये किसी काम का नहीं, इस पे अभिक्रिया निर्भर ही नहीं कर रही है, अभिक्रिया का वेग किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहा इससे, तो इसलिए इसको 0 लिखा, इसको 1 लिखा। अब आप यहां पे अगर अभिक्रिया की कोटि की बात करो, किसकी बात करो, अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, एक अणु संख्यता क्या होगी, अभिक्रिया की अणु संख्यता क्या होगी, तो क्या बोलोगे सर, 1 रेख 2, ये हो गई सर प्रथम कोटि, और ये हो गया सर द्वि अणु। तो ये चीज आई समझ में, दोबारा बता देता हूं एक बार, घबराना नहीं है। क्या बोल रहा हूं सर, इसके मॉलिक्यूल है कम, ये आधिक्य में, ये आधिक्य में होने के कारण जब ये जितना है उतना तो टूट जाएगा, अपने रिएक्शन कर लेगा, लेकिन इसकी मात्रा तो बहुत ज्यादा है, तो इसी पे तो निर्भर कर रहा है अभिक्रिया की दर, कि सर अगर ये ही खत्म हो गया तो आगे अभिक्रिया कहां होगी, बस हो गई कंप्लीट। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप लोगों के जेब के अंदर मानो 5,000 रुपए, सर क्या मजाक कर रहे हो, है कोई बात नहीं, आपकी जेब में 5,000 रुपए, आपको मैं ये बोल दूं कि नहीं मुझे 8,000 रुपए की कोई सामान चाहिए, मेरे को कोई वस्तु लानी है, तो आप क्या ला सकते हो क्या, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है उस चीज के लिए। तो यही चीज है, इसके पास 5 ही है, इसके पास बहुत ज्यादा है, तो ये 5 ही तो रिएक्शन कर पाएगा, 5 ही तो मॉलिक्यूल इसके रिएक्शन कर पाएंगे जो इस पे निर्भर कर रहे हैं। तो ये अपन बोलते हैं, देखो यहां पे देखो आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है, कोटि सर एक अणु संकेता सर, तो पहले वाले एग्जांपल में भी यही चीज थी। नेक्स्ट अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो अपन ये बोलते हैं N2O5, नाम क्या होगा N2O5 का, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। N2O5 का तापीय अपघटन, क्या बोल रहा हूं, N2O5 का तापीय अपघटन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 3 नंबर, वो क्या है, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है, तब पेंटा ऑक्साइड मतलब 5 ऑक्सीजन है, तो अपन क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का तापीय अपघटन। तो अब समझो इसको, जब अपन N2O5 को गर्म करते हैं इसके 2 मोल को, तो हमें प्राप्त होता है सर 4NO2 प्लस। अब सर हमारे पास ये क्या है, किस प्रकार से हम इसको समझें, तो अपन यहां पे अभिक्रिया का वेग लिखें, अभिक्रिया वेग क्या होगा, K
N2O5 1 क्यों लगाया, अभी रीजन बताऊंगा मैं आपको। दूसरी बात, अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, तो आपके दिमाग में आएगा सर 2, अरे अगर 2 लिखा हुआ तो 2 नहीं, यहां पे अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया 1। अणुसंख्यता कितनी होगी, ये अणुसंख्यता होगी। तो अब समझना इस चीज को, ध्यान देना, कैसे हुआ सर, क्यों हुआ। आपको याद हो तो अपन ने कोटि की एक परिभाषा पढ़ी थी कि सर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, या अपन बोल सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इस चीज को समझना, वेग निर्धारक पद जो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है, वो कैसे, जो मैंने बताया था कि जो धीमा पद होगा, किसी भी अभिक्रिया का जो धीमा पद होता है वही क्या कहलाता है, उसका वेग निर्धारक पद कहलाता है। तो समझो इस चीज को, इस चीज को अपन समझ सकते हैं किससे, इसकी क्रिया विधि से। और क्रिया विधि क्या होगी वो जानना। अपन सबसे पहला पद लेते हैं, वो लेते हैं कि सर हमारे पास ये N2O5 है, ठीक है। ये N2O5 सर चेंज होता है N2O3 प्लस O2 में। ये होता है सर इसका प्रथम पद, और ये प्रथम पद होता है सर, ये धीमा पद होता है। क्या होता है, इस अभिक्रिया का जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, धीमा पद। दूसरी बात, ये सर N2O3 होता है ना, इसका अपन तापीय विघटन करवाते हैं। जब अपन इसका N2O3 है, जब अपन इसको तोड़ते हैं तो किस में जाता है सर, ये NO2 प्लस NO, किस में जाता है, NO2 प्लस NO। और जब अपन ध्यान दो, ये होता है द्वितीय पद, जो क्या होता है, तीव्र पद होता है। कैसा पद होता है, तीव्र पद या तेज पद। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि सर हमने 2 मोल ऑफ N2O5 लिए थे, 1 मोल तो ले लिया, दूसरा मोल ये रहा N2O5 का, किसके साथ सर, NO के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है 3NO2, क्या बनाता है 3NO2। ये भी क्या होता है, तीव्र पद होता है। कैसा पद होता है बेटा, तीव्र पद होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना इस चीज पे। अब देखो ये इससे, ये कौन कौन से पद बचे, N2O5 N2O5 कितने बचे, 2। किसका निशान, हीट का निशान। क्या बचा सर, 3 और 1 4, 4NO प्लस क्या बचा सर, ये हमारे पास अभिक्रिया प्राप्त होती है। और ये अभिक्रिया हमें प्राप्त होने के बाद क्या पता चल रहा है कि सर जो ये प्रथम पद होता है ना, जो धीमा पद होता है, इस धीमे पद में इस N2O5 के कितने मोल है, 1 मोल। तभी तो हमने 1 लिखा था इसका। तभी तो अपन ने एक परिभाषा बोली थी कि वेग निर्धारक पद में जो इसके वेग का निर्धारण कर रहा है, जो इसके वेग का निर्धारण कर रहा है, तो वेग निर्धारक पद में इसके कितने मोल काम में आ रहे हैं, 1 मोल काम में आ रहा है। तो इस वजह से इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, लेकिन अणुसंख्यता क्या होगी, 2 होगी। एक बार इसके एग्जांपल दोबारा बता देता हूं। सबसे पहला एग्जांपल अपन ने बोला था कि सर जल की सतह पर H2 व Cl, सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में H2 एवं Cl2 के मध्य अभिक्रिया, जिसमें अपन बोलते हैं कि इसकी कोटि होती है 0, अणुसंख्यता होती है 2। दूसरी अगर अपन बात करते हैं कि सर एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, जहां पे अपन बोलते हैं इसकी सर कोटि होती है 1, अणुसंख्यता होती है 2। हाँ, एक बात और याद रखना कि सर एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन होता है, उसे हम छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, झूठी, आभासी, स्यूडो, मिथ्या, स्यूडो या झूठी या छद्म आभासी बोल सकते हो, तो अपन बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सर होनी लग रही है हमें द्वितीय कोटि की, लेकिन होती कौन सी है, प्रथम कोटि की। हाँ, दूसरे अपन बोलते हैं कि सर N2O5 का तापीय अपघटन, जिसमें अपने को पता है कि सर अगर अपन अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो अपन क्या बोलते हैं 2 होनी चाहिए थी, लेकिन हो कितनी जाती है सर, 1 हो जाती है। रीजन क्या हो गया, उसकी अभिक्रिया की क्रिया विधि से इसका निर्धारण किया जाता है, और क्रिया विधि में मैंने आपको बताया किस प्रकार से ये अभिक्रियाएं हो रही है। ठीक है, अब अपन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 5 स्टार लगा के
याद कर लेना इसको, क्या? अभिक्रिया की कोटि व अणु संख्यता में अंतर। तो अब अपन देखते हैं कि सर अभिक्रिया की कोटि व अणु संख्यता में अंतर क्या होता है। अब देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अपन क्या करेंगे, कोटि व अणु संख्यता में अंतर, किसकी? अभिक्रिया की कोटि व अणु संख्यता में अंतर। आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ लिया सर हमने सारा। तो एक तरफ में लिख देता हूं कोटि, एक तरफ लिख देते हैं अणु संख्यता। अब सबसे पहला अंतर तो आप खुद ही बताओगे क्या सर? अभिक्रिया की परिभाषा यानी कोटि की परिभाषा से और अणु संख्यता की परिभाषा से। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? सर अभिक्रिया की कोटि से क्या तात्पर्य निकलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं व परमाणुओं की संख्या का योग, या क्रियाकारक अणुओं व परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यह हुआ पहला पॉइंट। तो दूसरा क्या बोलोगे, इसकी अणु संख्यता क्या बोलती हो कि सर किसी भी अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं परमाणुओं आयनों की संख्या क्या कहलाती है? अणु संख्यता कहलाती है। पहला पॉइंट आया समझ में। इसमें तो वेग निर्धारक पद आता है, इसमें तो सीधा अपन बोलते हैं कि उसके अंदर कितने अणु परमाणु आयन भाग ले रहे हैं, वही उसकी क्या होगी? अणु संख्यता होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं अपन बोलते हैं कि सर ये जो कोटि होती है ये कैसी होती है? प्रायोगिक राशि होती है। और ये कैसी होती है सर? सैद्धांतिक। अरे पढ़ा दिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। थर्ड अगर अपन बात करें, थर्ड अपन ये बोलते हैं कि सर जो अभिक्रिया की कोटि होती है इसका मान जरूरी नहीं है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है सर। जरूरी नहीं है कि धनात्मक ही हो, इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। लेकिन सर अणु संख्यता का मान क्या होगा? धनात्मक होगा, और हमेशा क्या रहेगा? पूर्णांक में रहेगा। पूर्णांक में आना चाहिए, भिन्नांक में मत लिख देना कभी भी अणु संख्यता को, गलत आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर कट जाएंगे, कहीं भी चाहे कंपटीशन एग्जाम हो वहां पे आपके नंबर कट जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो वहां से आपका क्वेश्चन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन ये बोल सकते हैं कि सर अभिक्रिया की कोटि होती है, इसका मान भिन्नांक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। लेकिन सर अणु संख्यता का मान होता है वो भिन्नांक भी नहीं होता, शून्य भी नहीं होता, ऋणात्मक भी नहीं होता, नहीं इसका मान अनंत व काल्पनिक होता है। ये बात भी आ गई समझ में। ये पॉइंट अपन पहले पढ़ चुके हैं दोनों को, जब अपन अलग अलग सेपरेट इनकी स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं? अपन ये बोल सकते हैं कि सर अभिक्रिया की कोटि होती है वह प्राथमिक व जटिल अभिक्रियाओं पे लगती है। किस पे? प्राथमिक व जटिल अभिक्रियाओं पे। लेकिन अणु संख्यता किस में आती है सर? केवल और केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पे लागू होती है, या प्राथमिक अभिक्रियाओं द्वारा इसको ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो अपन बोलते हैं कि अभिक्रिया की कोटि से इसकी क्रियाविधि का निर्धारण कर सकते हैं। किसका निर्धारण? क्रियाविधि का। लेकिन इससे अपन किसकी क्रियाविधि का निर्धारण नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें कि जैसे हमारे पास एक अभिक्रिया है 2A जो किस में जा रही है सर? उत्पाद में जा रही है। अगर अपन इसका प्रायोगिक रूप से मापन करते हैं तो अपन ये बोलते हैं कि इसकी कोटि क्या होगी सर? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। अरे कैसी होगी? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। लेकिन अगर अपन अणु संख्यता की बात करें, A+B चेंज हो रहा है किसमें सर? प्रोडक्ट में। और जब ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो इसकी अणु संख्यता कितनी हो गई सर? 2 हो गई। तो यही चीज अपन बोलते हैं कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की अणु संख्यता में क्या अंतर होता है। तो अपन ने कुछ पॉइंट पढ़े कि सर अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की अणु संख्यता क्या होती है, और भी अपन ने जाना कि इन दोनों के अंदर अंतर क्या होता है। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं, उसके आंसर मुझे बताएंगे। वो आपको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा उसके अंदर आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। कमेंट करके बता सकते हो। क्वेश्चन एक बार मैं बता देता हूं क्या है। 398 केल्विन
पर N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन किसमें किया जाता है? CCl4 के विलयन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में किया जाता है। यहां पे आपको N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया। प्रारंभ में इसकी सांद्रता कितनी है? 2.33 मोल लीटर इनवर्स थी, जो 184 मिनट बाद घटकर कितनी हो गई? 2.08 मोल लीटर इनवर्स रह गई। हमारे को ये एक समीकरण दे रखी है, ठीक है, और इस समीकरण में आपको पूछा गया कि इस N2O5 के औसत वेग की गणना घंटे में ज्ञात करो, मिनट में ज्ञात करो, सेकंड में ज्ञात करो। औसत वेग क्या होता है? प्लस माइनस डेल सी बाई डेल टी। क्या आप किसके लिए पूछा है? क्रिया कारक के लिए। क्या साइन लोगे? अपने हिसाब से करना, आंसर बताना, मिनट सेकंड घंटे तीनों में निकालोगे। फिर आपको पूछ रहा है इस NO2 के उत्पादन की दर कि ये NO2 कितना बन रहा है, तो ये आपको स्टोइकियोमेट्री वाला संबंध निकाल के देखना पड़ेगा। अभिक्रिया के वेग से उसको दोनों को बराबर करके निकाल दोगे, और अब निकाल दोगे तो कल इसका आप आंसर बताओगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो अपन उसकी चर्चाएं नेक्स्ट क्लास में करते हैं।